ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने नशा मुक्त समाज की जरूरत पर जोर दिया। सीएम ने पीएससी में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएससी परिणाम को लेकर कोई शिकायत सामने नहीं आई है। भाजपा अफवाह फैलाकर गुमराह कर रही है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सीएम भूपेश ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी के पास उपलब्धि के नाम पर शून्य है। कर्नाटक और हिमाचल में मतदाताओं ने बता दिया है कि अब जनता गुमराह नहीं होने वाली है। नशा मुक्ति होना चाहिए और नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार अभियान चलाने होंगे, तब जाके समाज में सुधार होगा, फिर एक वातावरण बनेगा। तो नशा निश्चित रूप से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, परिवार को नुकसान पहुंचाता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नशा विहीन समाज की ओर हम कदम बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी केवल अफवाह फैलाने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने का। आपके पास कोई प्रमाण दीजिए ना। मैं पहले दिन से बोला हूँ, आप ही के माध्यम से बोला हूँ, जांच कराएंगे। लेकिन अब इसके चक्कर छोड़ें। जो हमारे नौजवान हैं, बहुत सारे अभी परीक्षाएं हैं, उसकी तैयारी भी करें, पास हो, ज्वाइन भी करें। इनके पास तो उपलब्धि के नाम से 0 सन्नाटा है। तो ये अपने उपलब्धि के हिसाब से नहीं, बल्कि गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए, हिमाचल की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने बता दिया, अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। पीएससी के नतीजे में कथित धांधली को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 जून को मुख्यमंत्री निवास घेरने जा रहा है और इस घेराव में प्रदेश भर से अभ्यर्थी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं भाजपा के प्रदर्शन पर सीएम ने 2 टूक कहा है कि पीएससी में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएससी 2021 के नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा मुखर रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कहना है कि साल 2019 से 2023 तक छत्तीसगढ़ की समस्त भर्तियां विवादित रही हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 में गड़बड़ी की सारी हदें पार कर दी गई। चयन सूची में आयोग के अध्यक्ष के पुत्र का नाम बिना उपनाम के शामिल है। प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों के बेटे बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता के बेटी दामाद का चयन भी टॉप 20 में है। भाजपा ने कहा कि युवाओं के भविष्य की हत्या होते हुए हम सब ने देखा है। इससे प्रदेश भर के युवाओं में गुस्सा है। ये गुस्सा अब सड़कों पर दिखेगा। युवाओं के अधिकार की लड़ाई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस लड़ाई में सबसे आगे रहेंगे। हम उनके नेतृत्व में इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सीएम हाउस को घेराव करते हुए इस सरकार की सारी नाकामियों को जनता के सामने लाएंगे। इधर भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने 2 टूक कहा है कि पीएससी में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पहले उम्मीदवार शिकायत करते थे, अभी भाजपा वाले कर रहे हैं। युवा नेता के चक्कर में ना पढ़ें और नौकरी लें। कोई शिकायत है तो दें, हम जांच को तैयार हैं। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में पीएससी की शिकायतें हुई तो जो परीक्षा दिलाए और उन्होंने प्रमाण के सहित शिकायतें की थी। अभी कोई भी इस प्रकार की शिकायतें नहीं आई आज तक के। रिजल्ट निकले कितने दिन हो गए, लोग ज्वाइन भी कर लिए। भारतीय जनता पार्टी केवल अफवाह फैलाने का काम कर रही है, लोगों को गुमराह करने का। आपके पास कोई प्रमाण दीजिए ना। मैं पहले दिन से बोला हूँ, आप ही के माध्यम से बोला हूँ, जांच कराएंगे। लेकिन अब इसके चक्कर छोड़ें। जो हमारे नौजवान हैं, बहुत सारे अभी परीक्षाएं हैं, उसकी तैयारी भी करें, पास हो, ज्वाइन भी करें। सरकार ने पीएससी में गड़बड़ी से इनकार किया है, मगर भाजपा कथित घोटालों को लेकर मुखर नजर आ रही है। इसके पहले युवा मोर्चा ने पीएससी दफ्तर का घेराव किया था। अब सीएम आवास का घेराव कर बीजेपी युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने की बात कहती हुई नजर आ रही है। चुनाव के पहले बीजेपी की इन कवायदों का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। और
अब बात राजनांदगांव की। जिले में रेत माफिया इस कदर सक्रिय है कि नदी किनारे से कब्र खोदने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि 12 जून को रेत माफिया ने शिवनाथ नदी के किनारे कबीरपंथी रीति रिवाज से दफन की गई शत्रुपा साहू की कब्र को खोद डाला और शव को रेत के साथ भरकर राजनांदगांव में रॉयल किड्स स्कूल के पीछे डंप कर दिया। जानकारी मिलने पर मृतक के परिजनों ने रेत माफिया के खिलाफ थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक के बेटे महेश्वर साहू ने पूर्व सीएम रमन सिंह से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग भी की। के संरक्षण में अवैध रेत का कारोबार चल रहा है और रेत माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय है। यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र को रेत जा रहा है, 4 गुने कीमत में जा रहा है और बारिश के पहले लगातार डंप किया जा रहा है। बेशर्मी की हद तब हो गई जब राजनांदगांव जिले में, राजनांदगांव के मोखला गांव में जो ऐसे दर्दनाक हादसा हुआ जो पीड़ाजनक भी है, शर्मनाक भी है और आपत्तिजनक भी है, इसमें आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए। इन्होंने दुस्साहस ये किया कि रात में पूरी बॉडी को उखाड़ के रेत सहित भर के लोड करके ले गए और यहाँ से जाके राजनांदगांव में, मोखला से ले जाकर राजनांदगांव में डंप किया। इनके नाम भी लिख के दिए हुए हैं। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कठोर कदम उठाएगी और कलेक्टर और माइनिंग जो अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में ये सब काम हो रहा है उनका घेराव करने के बारे में भी बातचीत चल रही है कि हम। और इस बीच बलरामपुर से बड़ी खबर, 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बर्खास्त की गई हैं। करीब 5-6 साल से अनुपस्थित थे सभी और अनुपस्थित रहने पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। राजपुर प्रभारी सीडीपीओ ने ये पूरी जानकारी दी है। तो 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं बर्खास्त की गई हैं जो कि पिछले 5-6 साल से अनुपस्थित थी और उनके अनुपस्थित रहने पर ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये पूरी जानकारी राजपुर प्रभारी सीडीपीओ ने दी है। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, अस्पताल से गायब हुआ मरीज। बुजुर्ग मरीज की तलाश में घूम रहे हैं परिजन। बिलासपुर से इलाज के लिए लाया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर से इलाज के लिए मरीज को लाया गया था जो कि अब गायब है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मोवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर अस्पताल से मरीज ही गायब हो गया है। बुजुर्ग मरीज की तलाश कर रहे हैं परिजन और फिलहाल पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर से ये खबर जहां पर अस्पताल से मरीज गायब हो गया है जिसे बिलासपुर से लाया गया था। ठाकुर एजेंट है बालाजी का, वो गाँव में जा करके इलाज के बहाने यहाँ लाते हैं सर। तो हमारे घर में भी झांसा दे करके मेरे दादाजी को राम भरोस मरकाम को यहाँ लेकर आए थे। 2 दिन का इलाज है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा ऐसा करके। तो अभी तक वो घर नहीं गया है सर और वो 23 तारीख को एडमिट हुआ था और 25 तारीख से वो गायब है। तो इसकी सूचना वो हमको दिया, लेकिन बोल रहे थे कि हम ढूंढ रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लो ऐसा करके। इतने दिन हो गए मिल नहीं रहे हम लोग, कम से कम 8-10 दिन हो गए सर हमको ढूंढते हो, मिल नहीं रहा। पुलिस में शिकायत किए। इधर पड़ोसी राज्य तेलंगाना के 500 किसान रायपुर पहुंचे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने किसानों से मुलाकात की। यहां पहुंचे किसानों ने छत्तीसगढ़ सरकार की हितैषी नीतियों और योजनाओं को भी सराहा। किसानों ने सीएम का स्वागत तेलंगाना के पारंपरिक वस्त्र गोंगड़ी पहनाकर किया। साथ ही किसानों ने छत्तीसगढ़ के गौठानों के भ्रमण के बाद अपना अनुभव भी साझा किया। और इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत करने जा रही है। शिविर आयोजन को लेकर कांग्रेस नेताओं की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में तय किया गया कि 10,000 से ज्यादा नेता प्रदेश के 23,000 बूथों तक पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत सभी दिग्गज नेता भी बूथों तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि 2 दिनों में जोन और सेक्टर प्रभारियों की नियुक्तियां कर ली जाएंगी और 17 जून को रायपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें निगम मंडल के अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि शिविर में शामिल नहीं होने पर जोन और सेक्टर के प्रभारियों को पद से हटा भी दिया जाएगा। पार्टी के द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है, जिसका शुभारंभ 16 तारीख से पाटन विधानसभा में होगा। उसके बाद रायपुर शहर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रशिक्षण होगा। 18-19 को उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है उनका प्रशिक्षण होगा। तो इसकी तैयारियों के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे जिलों के प्रभारी हैं उनकी और जिलाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रशिक्षण के प्रभारी श्री राजेश तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चंदन यादव जी, विजय जांजूर सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। और इधर रायपुर में गुरुवार को एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल का एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने स्वागत किया। सीएम भूपेश ने छात्र जीवन से जुड़े अनुभव एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए, साथ ही राज्य सरकार के द्वारा युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने युवाओं को सोशल मीडिया पर भाजपा के दुष्प्रचारों का मजबूती से जवाब देने को भी कहा। आज एनएसयूआई के कार्यकारिणी की बैठक भाई नीरज पांडे की अध्यक्षता और विकास चौधरी जो प्रभारी हैं उसकी उपस्थिति में बैठक हुई है। आने वाले चुनाव की तैयारी हमारे छात्र संगठन के द्वारा किया जा रहा है और इसमें जिला स्तर में प्रवक्ता चयन का भी ये लोग योजना लिए हैं और संभागीय सम्मेलन का भी फैसला इन्होंने किया है। आज संभाग में लोग एनएसयूआई का सम्मेलन होगा और छात्र हित में सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन सबको छात्रों के बीच में पहुंचाना, नए जो वोटर हैं उसे जुड़वाने के लिए मेरा फर्स्ट वोट कांग्रेस को, इस प्रकार से कार्यक्रम लेके जा रहे हैं। और अब बात भिलाई की, जहां इस्पात संयंत्र बोरिया गेट पर हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। आए दिन ट्रक ट्रांसपोर्टरों का यातायात पुलिस और सीआईएसएफ जवानों के बीच विवाद भी होता रहता है, जिसे देखते हुए त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग यातायात पुलिस डीएसपी सतीश ठाकुर सहित सीआईएसएफ के अधिकारी और भिलाई ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस बैठक में सभी पक्षों ने अपना पक्ष रखा, साथ ही बैठक में सुचारू रूप से व्यवस्था संचालन के कई निर्णय लिए गए। में डेली जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी, जिस कारण से ट्रांसपोर्टरों को प्रॉब्लम हो रही थी और आने जाने वाले राहगीरों को प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए आज हमारी कंबाइंड मीटिंग थी। ट्रैफिक डीएसपी साहब भी आए थे, सीएसएफ के भी अधिकारी थे और हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पूरी आज सीएसएफ के तीनों ने मिलकर मीटिंग की है और कुछ निर्णय लिए गए हैं जिससे कि ये स्थिति क्लियर रहे, जाम की स्थिति ना निर्मित हो। लगातार जो बोरिया गेट है वहाँ पे जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। उस संबंध में आज यातायात का सीआईएसएफ और ट्रांसपोर्टर्स की एक हम लोगों ने बैठक आयोजित किए थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो गाड़ियां लगातार आएगी उसको कितने स्मूथ से हम लोग अंदर एंट्रेंस करा जा सके। उसके लिए सीआईएसएफ ने भी अपनी सहमति दी है कि हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि गाड़ियों को जल्दी से चेक करके अंदर एंट्रेंस करें। इधर राजनांदगांव जिले के बेलगांव में गुरुवार को किसानों ने भाजपा के बैनर तले चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। दरअसल बेलगांव सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले कई गांव के किसान
फसल बीमा पोर्टल में हुई गड़बड़ी और उनके बीमा के प्रीमियम राशि भुगतान की जानकारी नहीं मिलने से फसल बीमा के लाभ से वंचित हैं, जिसे लेकर ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके बीमा प्रीमियम की राशि को वापस करने की मांग की गई। वहीं एसडीएम ने पूरे मामले की जांच 15 दिन के भीतर कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। 2022-23 का जो रबी और खरीफ फसल की बीमा की राशि जो सोसाइटी के माध्यम से जमा हुआ है और पोर्टल में नाम नहीं होने के कारण वो बीमा हुआ नहीं है। उस बीमा की राशि बैंक और बीमा कंपनी दोनों गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बीमा की राशि कहाँ है पता नहीं है। बीमा की राशि है कटा थे हमला मतलब यह नहीं सुधरा थे, ओकरे कारण हमला कलेक्टर में भी हमन गेन कोई शिकायत नहीं होइस और एसडीएम में भी गेन कोई यह नहीं होइस। तो आज हमन चक्का जाम करबो कही के यहाँ आए रहे। बीमा का प्रीमियम का राशि रहता है, उसके संबंध में यहाँ पे किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया था। अभी इनके द्वारा 15 दिवस का समय दिया गया है। इन 15 दिवस में हम लोग जांच करेंगे कि वो बीमा हुआ है कि नहीं। मान लो कि बात कुछ लोगों का कहना ये था कि बीमा नहीं होता तो प्रीमियम का राशि वापस दो, तो जो भी उसमें बनता है राशि कहाँ है उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। एफआईआर की और इधर मोहला मानपुर चौकी जिले के अंतिम छोर में बसे औधी इलाके के सरखेड़ा गांव में 2 जून को देवी की प्रतिमा तोड़फोड़ के बाद आगजनी कांड घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद का आह्वान किया। जिला बंद को लोगों ने समर्थन देते हुए मोहला मानपुर और चौकी सहित गांवों में भी सभी प्रतिष्ठान बंद रखे गए। बता दें कि देवी प्रतिमा को मंदिर से निकालकर खंडित करते हुए आग लगाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी की नामजद शिकायत पुलिस में की गई है, लेकिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की है। और इधर जगदलपुर में माओवादियों का ऐसा खौफ है कि हर आने जाने वाला एंट्री फीस देता है, बिना रसीद कटाए आगे नहीं बढ़ता है। बीजापुर जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क में माओवादियों ने ऐसा ही नियम बनाया है। नेशनल पार्क में माओवादियों की वजह से कोई वनोपज की तस्करी या पेड़ों की कटाई नहीं कर सकता है। यहां तक कि यहां अंदर जाने के लिए बैरियर में नाम दर्ज भी होता है। माओवादियों के बैरियर को जिस तरीके से विगत 3-4 वर्षों में हम बस्तर इलाके में 62 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किया है, माओवादियों का कॉरिडोर को ब्लॉक किया है, उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी इलाका में माओवादियों का पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, उनका इलाका सिमटते जा रहा है और कई इलाका में माओवादियों का जो संगठनात्मक कार्रवाई काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। नया रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा, उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी में विस्तार नहीं हो पा रहा। और इधर नरसिंहगढ़ से बड़ी खबर, युवक के अपहरण का मामला। डीआईजी ने मौके पर जाकर जांच की है। पोल्ट्री फार्म से घर लौटते वक्त युवक लापता हुआ था। तो पोल्ट्री फार्म से घर लौटते वक्त युवक लापता हो गया था। युवक के अपहरण का ये पूरा मामला है, जिसमें डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। युवक के अपहरण के मामले में डीआईजी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मौके स्थल का जांच पड़ताल की, लोगों से बात की। नरसिंहगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर युवक का अपहरण हो गया है। रात में यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो है उनका परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों ने शिकायत की, पहले गुमशुदगी की शिकायत हुई थी, गुमशुदगी दर्ज करके इसकी जांच की जा रही थी। लेकिन आज जो है कुछ जानकारी ऐसी मिली कि उनकी किडनैपिंग हुई है। इसके अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध किडनैपिंग का प्रकरण दर्ज किया गया है और उसमें अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। नरसिंहगढ़ में पोल्ट्री फार्म से घर लौटते वक्त युवक लापता हो गया था, जिसके बाद युवक की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। वहीं अब डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर जांच की है, मौके स्थल का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत भी इस दौरान डीआईजी ने की और पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार पुलिस कर रही है और युवक की तलाश लगातार की जा रही है।
बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और उठाव के मामले में छत्तीसगढ़ नित नए रिकॉर्ड गढ़ रहा है। 23 लाख किसानों से सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदकर छत्तीसगढ़ ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। धान के उठाव और कस्टम मिलिंग के मामले में भी छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड कामयाबी कर रहा है और इसी की ओर अग्रसर भी हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। इस साल छत्तीसगढ़ राज्य ने समर्थन मूल्य पर 107.53 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की। किसानों से क्रय किए गए धान के उठाव की बेहतर और समानांतर व्यवस्था के चलते खरीदी केंद्रों से 100% धान का उठाव हो चुका है। राज्य में युद्ध स्तर पर कस्टम मिलिंग और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने का सिलसिला भी जारी है। सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ को इस साल 61 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना है, जिसमें अब तक 50 लाख से अधिक मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की कस्टम मिलिंग जो नई आई है उससे लोग काफ़ी प्रभावित और उत्साहित हैं। आज हमको उसके निराकरण में ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ रहा है। पहले धान उठाव के लिए बहुत दबाव देना पड़ता था, लेकिन आज लोगों में इतना कंपटीशन है कि हमको ज़्यादा मिल जाए, हम ज़्यादा करेंगे। तो जो उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उसका असर है कि लोग जो है कस्टम मिलिंग में अपनी जवाबदारी और उत्सुकता दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान के कस्टम मिलिंग की राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए करने और खरीदी केंद्रों से धान के सीधे उठाव की व्यवस्था के चलते धान के उठाव और कस्टम मिलिंग को लेकर मिलर्स में होड़ मची है। यही वजह है कि खरीदी केंद्रों से मिलर्स धान का तेजी से उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। राज्य में कस्टम मिलिंग के लिए इस साल मिलर्स के पंजीयन संख्या में वृद्धि हुई। बीते वर्ष 2035 मिलर्स ने पंजीयन कराया था और इस साल 254 नए मिलर्स के पंजीयन कराने से ये संख्या बढ़कर 2289 पर पहुंची। मिलर्स का कहना है कि सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने से कस्टम मिलिंग में तेजी आई है। देखिए, धान का उठाव तो लगभग पूरा हो चुका है और जो इस बार सरकारी की जो नीति थी वो बहुत फेवरेबल नीति थी मिल वालों के लिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश आने के पहले ही पूरा धान उठ चुका है। तो इसके लिए सभी मिलर्स को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा और सरकार को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत तत्परता से मिलर को सहयोग किया और इसके कारण सारा धान उठ चुका है। नहीं, हर वर्ष क्या होता था कि बारिश में धान भीग जाता था, इस बार वैसी पोजीशन नहीं है। प्रोत्साहन राशि बढ़ाने से ही सारा बेनिफिट मिला है, क्योंकि पहले प्रोत्साहन राशि बहुत कम थी और जब नई सरकार आई तो उन्होंने प्रोत्साहन राशि बहुत अच्छी बढ़ा दी। मिलर सब संतुष्ट हैं उससे और मुझे लगता है कि दिनों दिन और इसमें प्रगति होती जाएगी। साल दर साल किसानों के धान का एक एक दाना खरीदकर भूपेश सरकार ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। यही वजह है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का धान खरीदी मॉडल और कस्टम मिलिंग नीति की जमकर सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।